टैक्टाइल बटन दिए हुए, इवन इंफोटेनमेंट ऑन एंड ऑफ के लिए भी उन लोगों ने एक बटन दिया हुआ है। यार कौन देता है यार इतना बटन। जब हम टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो हमने 1.3 लीटर इंजन ही ट्राई किया, मैनुअल वेरिएंट मिला था हमें, तो हमने कोशिश किया उसे बहुत ज्यादा पुश करने को, क्योंकि हमने सुना है कि 163 bhp है तो ऑब्वियसली पावर भी अच्छा ही प्रोड्यूस करती होगी। बट सेडान लॉन्चेस आजकल हमारे देश में सुनने को मिलती ही नहीं। मगर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल हमारे देश में एसयूवीज और कॉम्पैक्ट एसयूवीज का भौकाल चल रहा है, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ रेनो डस्टर को। इस बात को जानने के लिए कि कैसे डस्टर ने इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज का ट्रेंड फैलाया है, आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। और अगर आप डायरेक्टली रिव्यू देखना चाहते हो तो उसका भी टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। आप डायरेक्टली डिज़ाइन सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, वहीं से मेरी रिव्यू स्टार्ट होती है। और अगर आप सुनना चाहते हो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, देन आई विल कंटिन्यू। तो हमारे देश में रेनो ने लॉन्च किया था डस्टर इन द ईयर 2012। एक ऐसा एरा चल रहा था जहां सारे सिडान्स फेमस थे, लोग बस सिडान्स खरीदते थे या फिर एसयूवीज खरीदते थे। बट ये बड़े एसयूवीज और छोटे हैचबैक्स का बीच का जो गैप है ना, इसको रेनो ने दूर किया। रेनो ने अपने डस्टर को लॉन्च किया बेसिकली विद 3 इंजन टाइप्स, एक 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 1.5 लीटर डीजल इंजन। दोनों डीजल इंजन का ट्यूनिंग अलग अलग था। और 2012 में जब रेनो ने लॉन्च किया डस्टर, उस टाइम पे डस्टर को कोई भी कंपटीशन नहीं मिला। तो रेनो डस्टर का जो सक्सेस था उसे देख के सारे कंपनीज जुट गए अपना एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाने के चक्कर में। और फिर 2013 में फोर्ड ने लॉन्च किया अपना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, बेसिकली अ सब 4 मीटर कार, बट स्टिल वो डायरेक्ट टक्कर दे रही थी डस्टर को। क्यों? पहली बात, सब 4 मीटर थी तो टैक्स कम लगता था, तो प्राइस ऑलरेडी कम था, और अच्छी इंजन और अच्छा राइड क्वालिटी के वजह से वो डायरेक्ट डस्टर के साथ compete कर रही थी। तो अब अगले 2-3 साल तक इन्हीं दोनों के बीच में बस कंपटीशन चल रहा था, डस्टर और इकोस्पोर्ट का। फिर 2015 में आया सबका बाप, only in sales by the way, I'm not talking about engine specs or ride quality, only in sales आया Hyundai क्रेटा। Hyundai ने क्रेटा को लॉन्च किया 2015 में, और क्रेटा मार्केट में आते ही पूरा कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट को बदल के रख दिया। तो 2015 में जब क्रेटा लॉन्च हुई तो मारुति सुजुकी कैसे शांत रहती। मारुति सुजुकी ने भी लॉन्च कर दिया अपना एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो था एस क्रॉस डीजल में लॉन्च हुई 2 इंजन्स में। बट फिर भी एस क्रॉस ने क्रेटा का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। ऑल्दो एस क्रॉस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे भाई के पास भी है, और जब भी मैं चलाता हूँ मुझे फील होता है कि एक ट्रू डीजल कार थी वो। बट फिर भी क्रेटा का कुछ ऐसा एलिमेंट्स था जिसके साथ लिटरली कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी कम्पीट नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। बट फिर भी इकोस्पोर्ट और रेनो डस्टर भी काफ़ी अच्छे कंपटीशन में थे क्रेटा के साथ। फिर धीरे धीरे हमारे पास और भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज आने लगे। धीरे धीरे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है वो भी फुल होने लगा। ब्रेजा लॉन्च होने लगा, नेक्सॉन लॉन्च होने लगा। 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम किया भी इंडियन मार्केट में अपना पैर जमाई विद इट्स फर्स्ट कार किया सेल्टोस। तो किया सेल्टोस को भी अच्छा खासा मार्केट मिला कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो 2020 तक डस्टर को बहुत सारा कंपटीशन मिल चुका था, कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी। और 2020 में कुछ ऐसा हुआ जो डस्टर के लेगेसी को धीरे धीरे तोड़ने लगी। 2020 में ड्यू टू BS6 नॉर्म्स रेनो ने डस्टर के डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया, और ये रेनो का सबसे बड़ा गलती था। ऑल्दो रेनो के पास एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी था जो इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई भी कार प्रोवाइड नहीं कर रही थी 2020 तक। बट बिकॉज डीजल वेरिएंट ही डिसकंटिन्यू कर दिया रेनो ने, तो रेनो का डस्टर का सेल्स और भी गिरने लगा। सैडली 2022 में रेनो ने
डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद रेनो का सेल्स बस गिरता गया। ऑल्दो रेनो ने एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी भी इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मार्केट में। अगर आप लोगों को पता है मैं कौन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। फिर लास्ट मंथ एकदम क्रेजी हो गया, रेनो ने थर्ड जनरेशन डस्टर फाइनली इंडिया में लॉन्च किया मार्च 2026 में, और उसी के साथ रेनो का फाइनल कमबैक आया इंडियन मार्केट में फिर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम ज़ॉम्बी, ऑल्सो नोन एज मॉन्स्टर ज़ॉम्बी। तो हम सबको पता है कि पुराने डस्टर के जैसा राइड क्वालिटी शायद ही किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलती थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये नया डस्टर पुराने डस्टर वाले लेगेसी को जस्टिफाई कर पाएगी या फिर ये बस एक नाम का डस्टर है। तो इसी बात को पता करने के लिए कुछ दिन पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव के लिए गया हुआ था रेनो डस्टर का, और मुझे पता है कि एक टेस्ट ड्राइव काफ़ी नहीं है, इसीलिए मैं अपने एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट भाई को भी साथ में लेके गया था और हम दोनों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, जिससे कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रिव्यू बता सकता हूँ इस नए रेनो डस्टर का, अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस के बारे में। फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड लगता है क्योंकि कन्वेंशनल हेडलैम्प्स है, बहुत ही एग्रेसिव लुक भी लगता है। डस्टर का बैजिंग भी मिल जाएगा आपको फ्रंट में। साइड में क्लैडिंग्स लगे हुए हैं जो कि उसको एक काफ़ी ऑफ रोडी लुक देता है। ऑल्दो जो रियर डिज़ाइन है, रियर मुझे थोड़ा सा ओवरकिल लगा, क्योंकि रियर में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ चल रहा है। मतलब टेल लाइट है ना, वो थोड़ा सा अगर सिंपल रहता ना तो मज़ा आ जाता। ऑल्दो डिज़ाइन इज़ वेरी सब्जेक्टिव, तो आप लोगों को अच्छा लग भी सकता है। जो इस गाड़ी के एलॉय व्हील्स है, एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी रगेड डिज़ाइन लगा। लो प्रोफाइल टायर्स दिया हुआ है, अनलाइक द ओल्ड डस्टर। अगर आपको याद होगा पुराने डस्टर का जो टायर था उसका जो साइड वॉल था वो काफ़ी चौड़ा था, बट अभी साइड वॉल काफी पतला हो चुका है। लो प्रोफाइल टायर्स क्या राइड क्वालिटी अफेक्ट करती है या नहीं, ये हम राइड क्वालिटी वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया हमें हो गया है। अब बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन्स, कंफर्टेबिलिटी और केबिन स्पेस। अंदर का जो डैशबोर्ड है वो उसका डिजाइन काफी सटल लगने वाला है आपको। आप जब पहली बार गाड़ी के अंदर बैठोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि डिजाइन बहुत ही सिंपल है और क्लासी डिजाइन है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ डिजाइन एलिमेंट्स रखे गए हैं, आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग लगेगा, नहीं, एकदम भी ऐसा नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। स्टिचिंग भी किया गया है और जो सॉफ्ट टच मटेरियल्स है उसका भी टच मुझे बहुत सही लगा है। बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिज़ाइन है। इवन जो एम्बियंट लाइट है बहुत सही लगा। एम्बियंट लाइट जस्ट आपका सॉफ्ट टच मटेरियल्स के ऊपर प्लेस किया गया है, जिससे कि वो डिज़ाइन बहुत ही सटल लगती है। पहली बार गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, कभी नहीं लगेगा आपको कि जितने भी पैसे लगा रहे हो कुछ वेस्ट कर रहे हो। ऐसा लगेगा कि पूरा वैल्यू फॉर मनी कार है जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। बहुत ही एक लग्जरी फील देने वाला है। फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट है वो मुझे बहुत सही लगा। मेरा हाइट है 5'8", मुझे पर्सनली ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप 6 फीट के हो, अगर 6 फीट से थोड़े से ज़्यादा भी हो, फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट भर के है। इवन लंबार सपोर्ट भी दिया गया है जिसमें मैनुअल एडजस्टमेंट है। बहुत अच्छा आपको फील होगा फॉर लॉन्ग जर्नीज। जो रियर सीट्स है, अगर फ्रंट सीट्स को कोई 6 फीट का बंदा अपने हिसाब से सेट करता है तब जाके रियर सीट थोड़े से क्रैम्प्ड लग सकते हैं, बट मेरे हाइट के हिसाब से मैंने सेट किया, 5'8" के हिसाब से सेट किया, तो पीछे का स्पेस मुझे ठीक ठाक लगा। जो सेंटर पैसेंजर का जो हम्प है वो बहुत ही कम है। मैं सेंटर सीट में बैठ के भी देखा, मुझे एकदम ठीक लगा। ऑल्दो जो फुट एरिया है, फुट एरिया काफ़ी क्रैम्प्ड था सेंटर पैसेंजर के लिए। फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए दोनों के लिए ही कंप्लीटली इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है। इवन फॉर द फ्रंट पैसेंजर आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, जो बहुत कम कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ही मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जिसका बेसिकली 2 बटन्स दिया गया है। एक बटन दिया गया है सनरूफ खोलने का और एक बटन दिया गया है बस शेड खोलने का। तो मैं बता देता हूँ कि क्यों ये यूजफुल है। क्योंकि मैं रिसेंटली सेल्टोस और क्रेटा का टेस्ट ड्राइव ले रहा था और जब बस शेड खोलना चाहता था तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर दिया मैंने और शेड के साथ सनरूफ भी खुल गई।
तो कभी कभी आप चाहते हो ना कि बस हम शेड खोले और सनरूफ नहीं खोले, तो उस चीज़ के लिए ये वाली जो एक्स्ट्रा बटन दी हुई है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है नए डस्टर में। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है बटन्स के बारे में, ये मैं आपको आगे सेगमेंट्स में और भी अच्छे से बताने वाला हूँ। अभी मैं इंटीरियर्स और केबिन स्पेस के बारे में अच्छे से आपको बताता हूँ। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पैनोरामिक सनरूफ इंडिया में बेकार फीचर लगती है, बिकॉज स्पेशली हमारे क्लाइमेट के वजह से। इतने गर्मी में आप कब सनरूफ खोलोगे यार, सीरियसली। बट हाँ, अगर आप ठंडी जगह से बिलोंग करते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो या फिर उत्तराखंड या फिर किसी भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे ठंडी पड़ती है, वहाँ पे आपको सनरूफ काम आने वाला है। मेरे हिसाब से सनरूफ छोटा सा भी अगर दिया गया तो काफ़ी है मेरे लिए। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस है डस्टर का, 518 लीटर्स का है, वो भी पार्सल ट्रे तक। अगर पार्सल ट्रे हटा दे तो 700 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है, जो पूरे सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है। तो बूट स्पेस तो मुझे काफी सही लगा, नो कंप्लेंट्स ऑन द बूट स्पेस। छोटा सा चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो की दिया गया है ना रेनो डस्टर का, वो बहुत बेसिक लगता है। लाइक लिटरली 7-8 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ आती है, जो एंट्री लेवल कार्स होते हैं, उसके जैसा की था। तो मुझे लगता है की पे थोड़ा और अच्छा काम किया जा सकता था, क्योंकि बहुत ही बेसिक की लगती है। आप अगर 15 से 20 लाख स्पेंड कर रहे हो एक गाड़ी में, तो मतलब वो होता है ना क्या यार, जब आप एक की को कैरी कर रहे हो, एक अच्छा फील आना चाहिए। लिटरली वो एक रिमोट जैसा फील होता है जब आप पकड़ोगे। तो हाँ, की पे अच्छा काम कर सकते हैं रेनो, मुझे ऐसा लगता है। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स तो इस गाड़ी में भर भर के है। 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है फॉर ड्राइवर। एप्पल कारप्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे थोड़े से वो एनालॉग डिज़ाइंस पसंद आते हैं जो मेरे एलिवेट में मुझे दिखता है। ऑल्दो दैट्स ऑल्सो ए डिजिटल क्लस्टर, बट स्टिल एक एनालॉग या फिर राउंड शेप में आता है तो वो एक ज़्यादा अच्छा फील देता है। मैं बहुत कोशिश किया टॉगल करके कि क्या मैं ऐसे डिस्प्ले ला सकता हूँ, बट आई वॉज अनेबल टू ब्रिंग दैट। तो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ रेनो एक अच्छा सा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड कर सकती है। बट फिलहाल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। जो बटन्स है यहाँ पे सारे टैक्टाइल बटन्स भरे हुए हैं, मतलब हर चीज के लिए एक बटन है। लिटरली म्यूजिक चेंज करने के लिए भी एक बटन दिया गया है। स्टीयरिंग के पीछे एक स्क्रॉल दिया हुआ है जिससे आप म्यूजिक चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। लिटरली एक डिफरेंट टॉगल दिया हुआ है जिससे आप कंप्लीटली म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मुझे काफी टैक्टाइल लगा। ऑल्दो पियानो फिनिश में है तो काफी फिंगरप्रिंट्स कैच करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर मैट फिनिश देते हैं ना, जैसे मेरे एलिवेट में मैट फिनिश दिया हुआ है, तो वो बहुत कम, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बायस्ड होकर बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैट फिनिश वाले जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं, अगर आप मेरे जैसे हो जो बहुत क्लीन फ्रीक है, तो आप तो पागल ही हो जाओगे साफ करते करते। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। बटन्स अगर टैक्टाइल रहते हैं ना, तो ड्राइविंग के टाइम में भी ना डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। ये ऑब्जर्वेशन अब करना, जो टच स्क्रीन वाले कंट्रोल्स दिए रहते हैं ना, मैं किसी किसी गाड़ी में देता हूँ कि टच बटन्स वाले कंट्रोल्स दिए रहते हैं, फिर टच स्क्रीन में सारा कंट्रोल दिया रहता है, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है आपको ड्राइविंग के टाइम में। तो इसी तरह के टैक्टाइल्स बटन हमें चाहिए। थैंक्स टू रेनॉल्ट एक्चुअली, जिसने इस तरह के टैक्टाइल बटन्स दिए हुए। इवन इंफोटेनमेंट ऑन एंड ऑफ के लिए भी उन लोगों ने एक बटन दिया हुआ है। यार कौन देता है यार इतना बटन, सीरियसली थैंक्स टू रेनो इतने सारे बटन्स देने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग को बटन्स मिलता ही कहाँ है। इंफोटेनमेंट का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। मैं बहुत देर इंफोटेनमेंट सिस्टम को स्क्रॉल किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। हर चीज़ का कंट्रोल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिया हुआ है। स्टीयरिंग का, लिटरली स्टीयरिंग का हेफ्ट आप चेंज कर सकते हो, स्टीयरिंग को हैवी कर सकते हो, स्टीयरिंग को लाइट कर सकते हो। हर एक चीज़ का कंट्रोल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाएगा। इवन जो एसी कंट्रोल्स है वो भी मुझे काफ़ी सही लगे। बहुत ही अच्छे से लेआउट डाला हुआ है एसी कंट्रोल्स का। आसानी होगी आपको पहली बारी गाड़ी में बैठ के एसी कंट्रोल्स को समझने के लिए। सारे वन टच पावर विंडोज दिए हुए हैं। ये चारों विंडोज के वन टच पावर विंडोज दिए गए हैं। अगेन दैट्स अ वेरी गुड फीचर, वेरी इजी टू यूज। एडास का एक पर्सनलाइज्ड बटन दिया गया है जो कि मुझे बहुत अच्छा एक एड ऑन लगा। ये मुझे बहुत दिक्कत होती है मेरे अपने एलिवेट में, क्योंकि एवरी टाइम मुझे CMBS बंद करना होता है, बेसिकली कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम को बंद करना होता है। सेटिंग्स में जाके मुझे पूरा सेटिंग्स ऑफ करना पड़ता है, बट उसके लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है डस्टर में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो
एडास while I was driving, एडास मुझे काफ़ी इंट्रूसिव लगा। मतलब मैं जब गाड़ी को निकाल रहा था ना टेस्ट ड्राइव के लिए, तभी मतलब दूर से ही वो गाड़ी को देख के कंप्लीटली ब्रेक जैम कर दिया और इवन एक्सीलरेटर मारने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। मुझे लगता है कि अगर मैं एडास को ऑफ कर देता तो शायद वो इशू नहीं होता, बट मुझे लगा कि थोड़े सेंसर्स ज़्यादा इंट्रूसिव है, बट इट्स नॉट ए बिग डील आई वुड से। बेसिकली जो बटन दिया गया है एडास के लिए, पर्सनलाइज बटन दिया गया एडास के लिए, ये आपको हैवी ट्रैफिक में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब मैं बैंगलोर के ट्रैफिक में चलाता हूँ तो अगर मैं भूल जाता हूँ एडास ऑफ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि भाई अब कब रुकूंगा। और एडास भी आप ऑन द गो ऑफ नहीं कर सकते हो, एडास ऑफ करने के लिए आपको गाड़ी भी स्टॉप करनी पड़ती है एलिवेट में। तो इसीलिए मुझे ये बटन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एडास का जो पर्सनलाइज बटन दिया गया है वो बहुत एक अच्छा फीचर है। अभी आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि है इंजन एंड गियरबॉक्स। और इस सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाऊंगा और भी आपको इसी तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज बताऊंगा, बट उसके लिए आपको एक बस छोटा सा हेल्प मुझे करना है। आपको बस वो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर देना है। एंड स्पेशल शाउट आउट टू माय ब्रदर, जिसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है मैड ड्राइवर, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है डस्टर को लेके या फिर किसी और गाड़ी को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। अगर मैं भी बिजी हूँ तो भी मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरे कमेंट सेक्शन में, बेसिकली मेरे कम्युनिटी पे, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। बेसिकली दो तरह के इंजन्स हमारे इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है डस्टर का। एक है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। जो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो 163 bhp प्रोड्यूस करती है, जो इस पूरे सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन बन जाता है। और जो 1 लीटर इंजन है डस्टर का, वो सेम वही काइगर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है, जो बेसिकली प्रिफर किया जाता है सिटी एनवायरनमेंट में चलाने के लिए, सिटी और लाइक टाइट ट्रैफिक में चलाने के लिए। जो 1.3 लीटर इंजन है वो एक TGDI इंजन है। हम जानते हैं TGDI इंजन का बिहेवियर कैसा रहता है। TGDI इंजन प्रीफर किया जाता है हाईवे ड्राइव्स के लिए। अगर आप डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पंगा होने वाला है। TGDI इंजन अगर आप चूज कर रहे हो तो मैं बताऊंगा कि अगर आप मोस्टली हाईवे ड्राइव्स करते हो और मोस्टली लॉन्ग ट्रिप्स में जाते हो तो आपको 1.3 लीटर का TGDI इंजन पसंद आने वाला है। 1.3 लीटर इंजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। जब हम टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो हमने 1.3 लीटर इंजन ही ट्राई किया। मैनुअल वेरिएंट मिला था हमें, तो हमने कोशिश किया उसे बहुत ज्यादा पुश करने को, क्योंकि हमने सुना है कि 163 bhp है तो ऑब्वियसली पावर भी अच्छा ही प्रोड्यूस करती होगी। बट हमने ये देखा कि 2000 RPM तक लिटरली कोई पावर नहीं मिलता है। 2000 RPM तक थोड़ा सा टर्बो लैग मिलेगा, बट 2000 RPM के बाद लिटरली आप सीट पे चिपक जाओगे, इतना अच्छा पावर मिलेगा आपको। तो हाँ, टर्बो किक अच्छा है बट थोड़े से डीले के बाद आता है। अगर आपको इंस्टेंट पुल चाहिए तो टर्बो इंजन्स आपके लिए नहीं है, आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में देखना चाहिए। बट ओवरऑल इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे काफ़ी सही लगा। जो ट्रांसमिशन था वो भी काफ़ी स्मूथ था, शॉर्ट गियर्स थे और क्लच काफ़ी लाइट था, तो इट विल बी ईजी फॉर न्यू ड्राइवर्स एज वेल। और अगर मैं इसके टर्बो इंजन को कंपेयर करूं जर्मन TSI इंजन्स और कोरियन TGDI इंजन्स, तो उनके कंपेयर में ये आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, क्योंकि उनका जो किक है वो अलग लेवल का है। उस लेवल का किक आपको इसमें नहीं मिलेगा। वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ये लिटरली एक 1.4 टन की गाड़ी है। इसका वेट बहुत ही एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। जो बाकी के गाड़ी है इस सेगमेंट की, उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे फील होता है कि वेट के लिए इसे थोड़ा सा वो जो टर्बो किक वाला जो फील है ना वो थोड़ा कम लगता है। और अभी के लिए बस 2 ही इंजन्स इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन मार्केट में, बट फ्यूचर में एक हाइब्रिड इंजन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 1.8 लीटर का भी आने वाला है। अभी तक डेट्स डिसाइड नहीं है, बट सुना है मैंने कि दिवाली तक लॉन्च होनी चाहिए। ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं हुआ है, बट हाइब्रिड का बुकिंग कंप्लीट हो चुका है इस साल के लिए। मतलब लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं हाइब्रिड के लिए। इसमें मैंने एक छोटा सा फ्लॉ देखा है, वो ये है कि जो 1 लीटर इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है डस्टर में, उसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, उसमें बस मैनुअल है।
और जो 1.3 लीटर टर्बो इंजन है उसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएगा। बेसिकली ऑटोमेटिक में DCT गियरबॉक्स मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर आप 1 लीटर इंजन देख रहे हो तो आप डेफिनेटली सिटी स्पेक के लिए देख रहे होंगे, सिटी का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए सोच के 1 लीटर इंजन खरीद लो तो आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी ढूंढोगे, बट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि रेनो को जल्द से जल्द एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए 1 लीटर सेगमेंट में। ट्रैफिक के लिए 1 लीटर लेगा तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी ढूंढेगा। तो अभी आते हैं हम इसके राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में। अब ये जो सेगमेंट है इस पे डस्टर सबसे ज़्यादा एक्सेल करती है। जब मैं डस्टर चलाया मैं ऑलमोस्ट हर तरीके के रोड्स पे चलाया, पॉटहोल्स वाले रोड्स पे भी चलाया, थोड़े ज़्यादा बम्पर वाले रोड्स पे भी चलाए और नॉर्मल एक खुले रास्ते में भी मैं चलाया। तो मुझे राइड क्वालिटी तो ज़बरदस्त लगा। ऑल्दो मैं पुराने वाले डस्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, इट वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कार, बट इसका राइड क्वालिटी भी काफ़ी सही था। स्लो स्पीड में, टॉल स्पीड ब्रेकर्स में थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस फील होता है। अगर आप एक फास्ट पेस फॉलो करते हो तो आपको सस्पेंशन बहुत ज़्यादा प्लश फील होने वाला है। राइड क्वालिटी के लिए मैंने आपको बताया था इसका जो टायर का स्पेक है, बेसिकली पुराने डस्टर में हमें मिलती थी 215/65 जो 16 इंच टायर्स थे। तो 65 मतलब जो उसका साइड वॉल है वो काफ़ी चौड़ा था, बट अभी हमें मिल रही है 225/55 और जो 17 इंच और 18 इंच में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका साइड वॉल 5.5 इंच से घट के 4.9 इंच हो चुका है, जो ऑलमोस्ट हाफ इंच कम है पुराने वाले से। तो अगर आप सीरियस ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो, जो आप पुराने डस्टर के साथ किया करते थे, वो यहाँ पे आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल तो आप सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं है, ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, तो इसको आप एक प्रॉपर अर्बन एसयूवी बोल सकते हो। स्टीयरिंग मुझे पर्सनली बहुत सही लगा है। थोड़ा सा हेफ्ट फील होगा आपको, स्पेशली जब अगर आप माउंटेन रीजन में चलाओगे तो स्टीयरिंग का वो हेफ्ट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाला है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है। ग्राउंड क्लियरेंस है आपका 212 mm, जो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है अगर आप इस गाड़ी को थोड़े से भी ऑफ रोड में लेके जा रहे हो और अगर आपके सिटी में रोड्स ख़राब है तो। बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा है। सेफ्टी रेटिंग का तो आप सबको पता ही है, रिसेंटली डस्टर को फाइनली मिला है भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग। इंस्टेड ऑफ 2 लोड पाथ्स यहाँ पे 3 लोड पाथ्स दिया गया है, जिससे कि जब भी कोई इम्पैक्ट होगी तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो अंदर के पैसेंजर्स हैं उन पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 3 लोड पाथ्स के वजह से भी डस्टर को अच्छा खासा 5 स्टार रेटिंग मिला है भारत एनकैप में, और आशा करते हैं कि ग्लोबल एनकैप में भी इसे इसी तरह के अच्छे रेटिंग्स मिले। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जिसको लेके आप फन करना चाहते हो, आप हाईवेज पे जाना चाहते हो, आप लॉन्ग ट्रिप्स में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। और अगर आप सिटी में ड्राइव करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लेना। आप अगर हाइब्रिड चूज़ करो सिटी के लिए तो वो आपके लिए बेटर चॉइस रहेगा। तो थोड़ा वेट कर लो उसके लॉन्च के लिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप हाइब्रिड लोगे या नहीं। आप इसका 1.3 लीटर टर्बो भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी ट्रैफिक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतने बार टेस्ट ड्राइव लेना। टेस्ट ड्राइव थोड़ी लंबी लंबी लेना ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आपके हिसाब से उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स सही लग रही है या नहीं। क्योंकि आप अगर छोटे से टेस्ट ड्राइव्स लोगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ख़राब रास्तों में भी चलाओ, हाईवेज़ पे भी चलाओ, क्योंकि जब मैं हाईवेज़ पे चला रहा था तो मुझे थोड़ा सा बाउंसी लगा क्योंकि थोड़े से सॉफ्टवेयर सस्पेंशंस है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि टेस्ट ड्राइव्स बार बार लेना खरीदने से पहले, क्योंकि खरीदने के बाद कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, आप कंफ्यूज्ड हो, आप जानना चाहते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिस, जस्ट स्कैन दिस एंड यू कैन डीएम मी। एज you might already know that all the help that I provide is completely free of cost। मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को गाड़ी खरीदने में हेल्प कर चुका हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। बहुत लोग खुश हुए हैं मेरा ये सर्विस को लेने के बाद, क्योंकि उन लोग ने जो चूज़ किया है, जो गाड़ी चूज़ किया है, फाइनली वो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन थी। तो ये बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अभी तक के लिए बाय बाय।